हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज फॉर डेटा साइंस। आज एक और नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपने सही तरीके से पढ़े होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स का कॉन्सेप्ट। चाहे हम कितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर जगह कहीं ना कहीं हमें यूज आता ही रहेगा। चाहे हम इंडस्ट्री में काम करने चले जाएं एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट, किसी भी डोमेन में ये आपको पाइथन में हमेशा साथ देता रहेगा, जिसका नाम है आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी। बट इसके पहले मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि नोट्स हमें कैसे मिलेंगे। तो नोट्स आज की क्लास का इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, वो भी आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जो चीज हम सीख रहे हैं क्या वो हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा जब मैं ये ब्रीफ दे रही हूँ आपको कि जब प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज आएगा और इंडस्ट्री के अंदर भी आपको यूज करना है, तो क्लास तो जरूर इंपॉर्टेंट होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले नोट्स कैसे डाउनलोड करना है ये फटाफट देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है।
फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएँगे, हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है, इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। तो नोट्स आप लोग आज की क्लास के ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि इस नोट्स में कोड्स बहुत सारे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो नोट्स आप लोग रख लीजिएगा। एक और चीज़ जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि अगर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमने पढ़ाई तो कर ली है, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में भी जानना है कि कौन-सी कंपनी में हायरिंग चल रही है डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर के रोल के लिए। तो कोई भी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, निशांत भैया के साथ। हम दोनों भाई बहन के साथ द iskill.founders ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसमें जो भी कंपनीज़ iSkill खुद काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ में कनेक्टेड है, जहाँ पे भी बेसिकली हायरिंग्स होती है, तो उसका आपको पोस्ट या फिर स्टोरी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन-सी कंपनी में हायरिंग है और आप वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो द iskill.founders नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास आज की। और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कितना भी डेटा साइंटिस्ट की स्ट्रीम में आगे तक चले जाओ, प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओ, इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करने लग जाओ, लूप्स आपको हमेशा हमेशा ही काम आते रहेंगे। लूप्स इन पाइथन हम लोग पढ़ रहे हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इन पाइथन लूप्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्या होता है ये लूप, कैसे काम करता है, पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि आखिर लूप्स होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप बेसिकली वर्क करते हैं, कोई आपका डेटा साइंटिस्ट बेस्ड आपका डेटा रिलेटेड फील्ड में आप वर्क करते हैं, राइट? आपके पास में कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा रिकॉर्ड ऑफ डेटा आपके पास में दिया हुआ है। तो मान लो कि ये आपके पास में बहुत सारे यहाँ पे डेटा सेट जब मिलता है तो उसमें लाखों हजारों डेटा होता है, राइट? तो यहाँ पे मान लो आपके पास में डेटा सेट है, सेल्स का आपके पास में रिकॉर्ड है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इस डेटा सेट में ना अगर आपके पास 1 लाख कॉलम्स हैं, रोज़ आपके पास दिए हुए हैं। इस 1 लाख में से यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 1, 9, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ये जितने भी सेल्स हैं ना, मान लो आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड हो या 10,000 हो या 5,000 हो, मैं बोल रही हूँ कि इन सब का टोटल मेरे को चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे 567 प्लस 2341 प्लस 1921, ऐसे तो नहीं करोगे, एक-एक जाके प्लस तो नहीं करोगे। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप एक लूप चला दोगे और ये सारा का सारा जो है अपने आप जाके प्लस होता जाएगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा कि इन सारे को सम करने के बाद में ये आपका एक फाइनल रिजल्ट आपके पास आ चुका है। तो ये काम करता है लूप। जब आपको कोई एक काम बार-बार कराना हो, तो आप उसको अलग-अलग तरीके से कोड में मत लिखिए। आप एक बार लूप चलाइए। लूप का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, "अरे! गाने क्यों लूप में सुन रहा है?" राइट? एक ही गाना अगर कोई बार-बार सुनता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, लूप में सुन रहा है, राइट? तो लूप का मतलब ही होता है कि अगर कोई एक टास्क आप बार-बार रिपिटेटिव तरीके से कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक लाइन का कोड लिखिए, लूप लगा दीजिए। अपने आप वो रिपीटेड मैनर में घूमता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होते जाएगी। तो ये था एक एग्जांपल डेटा ड्रिवन प्रोफाइल्स के लिए। अब मान लो कि आपके पास में ना एक मैसेज है जिसको आपको 100 बार एक ही मैसेज प्रिंट कराना है, तो आप वहाँ पे लूप लगा देंगे और मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ रन करेगी और आप वहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे एज़ अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा वहाँ पे काम करने के लिए, राइट? तो जब लेट्स सपोज़ मान लो आपके पास में ऐसे बहुत सारा कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स डेटा सेट के फॉर्मेट में जब आपके पास में डेटा आएगा, तब क्या होगा? जैसे मान लो कि अब
कोई भी यूज़र लिखता है अपना नाम, जैसे मान लो मैंने स्वाति लिखा और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो हर यूज़र ने अपने नाम के बाद, जैसे एक नाम है निशांत, इसके बाद फुल स्टॉप लगाए, एक नाम है आयुष, इसके बाद फुल स्टॉप लगाए, एक नाम है भावेश, इसके बाद फुल स्टॉप लगाए। तो मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम है कि मेरे को सारे के सारे ना नाम चाहिए, नाम के बाद फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, मेरे को फुल स्टॉप रिमूव करना है। तो ये जो मेरे पास डेटा बना हुआ है, इतने सारे कस्टमर्स का नाम है और सबके बाद में फुल स्टॉप है, तो मैं क्या करूँगी, एक-एक के नाम में जाके फुल स्टॉप हटाते तो नहीं बैठूँगी। मैं एक बार में लूप चलाऊँगी और जो भी मेरे को फुल स्टॉप या पंक्चुएशन नहीं चाहिए, उसको मैं एक बार में रिमूव कर दूँगी और तुरंत ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसा काम होता है जो आपको बार-बार रिपिटेटिव तरीके से कराना होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं लूप्स का। तो लूप्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि एग्ज़ीक्यूट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड्स को, अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मेट होती है तो, राइट? तो ये होता है बेसिकली लूप्स। पाइथन में जो लूप होता है वो 2 तरीके के लूप्स होते हैं। एक लूप को कहा जाता है फॉर लूप और दूसरे लूप को कहा जाता है व्हाइल लूप। इन दोनों लूप्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या होता है, इसको थोड़ा-सा जानते हैं। तो अगर कोई चीज़ इंडेफिनाइट टाइम्स की ऐसी चीज़ बार-बार, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो हर बार ट्रू हो रही है, अगर अब ये सवाल आता है कि मैम मैं लूप को कितने बार चला सकता हूँ? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार? आप उसको अनगिनत बार चला सकते हैं, ऐसा लूप होता है व्हाइल लूप। अब जैसे मान लो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी ना, तो ये कंडीशन अनगिनत बार ट्रू हो सकती है। तो आप लूप का अगर कोई पूछता है कि मैं कहाँ तक, कितने तक लूप चला सकता हूँ, 1000, लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आप बोल सकते हैं कि व्हाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जिसको आप अनगिनत बार इनडेफिनाइट टाइम्स चला सकते हैं। तो व्हाइल लूप को अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें, तो व्हाइल लूप क्या होता है? एक कंडीशन होती है, जैसे ही आपका व्हाइल लूप शुरू होता है, एक कंडीशन दी होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आपका लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, आप लूप छोड़ के बाहर निकल जाएँगे, ये होता है व्हाइल लूप। जब तक कंडीशन ट्रू है, तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी लिखा रहेगा, एग्ज़ीक्यूशन होगा ब्लॉक ऑफ कोड का, वो होता रहेगा, लेकिन अगर कंडीशन फ़ॉल्स हो गई, तो लूप आपका टूट जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप आप डिफिनाइट चीज़ों के लिए चला सकते हैं। जैसे आप व्हाइल लूप अनगिनत बार चला सकते हैं, फॉर लूप आप अनगिनत बार नहीं, डेफिनाइट टाइम के लिए आप यहाँ पे चला सकते हैं। अब फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप में भी यही होता है कि एक कंडीशन दी जाती है, आप फॉर लूप लगाते हैं, एक कंडीशन लिखते हैं। फॉर लूप ज़्यादातर जो होता है वो किसके लिए लगता है? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज़, ऐसे जहाँ पे हम लोगों को इटरेशन करना होता है, उसके लिए हम लोगों का लगता है फॉर लूप। जैसे कि मान लो एक मेरे पास लिस्ट है, ठीक है? इस लिस्ट के अंदर मान लो 5000 कस्टमर का रिकॉर्ड है। अब हर एक कस्टमर के रिकॉर्ड में मेरे को लूप चलाना है, तो कैसे चलाओगे? तो जब लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज़ की बात होती है, उस केस में फॉर लूप चलता है, और जब नॉर्मल कंडीशन की बात होती है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं व्हाइल लूप का, राइट? अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप के। तो अगर फॉर लूप जो होता है, इटरेट होता है एक सीक्वेंस ऑफ आइटम के लिए, व्हाइल लूप जो होता है तब तक वर्क करता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? आप फॉर लिखते हैं, आइटम का सीक्वेंस लिखते हैं, कोलन लगाते हैं। व्हाइल लूप में आप कंडीशन लिख के कोलन लगा देते हैं। ये जो होता है फॉर लूप, लेंथ ऑफ सीक्वेंस के लिए होता है और ये कंडीशन के लिए होता है। फॉर लूप में आपको इनिशियलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें आपको इनिशियलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर लूप जो होता है ये अपना ऑटोमैटिकली इटरेट होता है और व्हाइल लूप को आप मैन्युअली मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे इटरेशन एक-एक आइटम पे होता है और यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर लूप लगाना है, तो सबसे पहली बात, आप फॉर लूप जो है वो स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज़ के लिए लगाते हैं, और व्हाइल लूप आप तब तक लगा सकते हैं इंडेफिनाइट टाइम्स तक, अनगिनत बार व्हाइल लूप चल सकता है, लेकिन फॉर लूप इटरेशन जब तक पता होते हैं वहीं तक चलता है। तो ये फॉर लूप, व्हाइल लूप ना, अब जब हम लोग कोड करेंगे तो और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा दूँगी कि ये कैसे होता है। ये तो केवल एक थ्योरी था। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, व्हाइल लूप के आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और लेक्चर नंबर 9 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर लूप के। दोनों को मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमेशा डेटा साइंस में तुम कहीं भी चले जाओ, डेटा ड्रिवन प्रोफाइल में आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इफ एल्स इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज जो पढ़ रहे हैं लूप, कल जो पढ़ेंगे लूप, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग व्हाइल लूप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो डायरेक्ट चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाइल लूप को डिटेल में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं लेक्चर 8 और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लूप्स, तो इसको हेडिंग के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, सबसे पहले व्हाइल लूप्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो व्हाइल लूप जो है बेसिकली यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ती है, तो क्या कुछ यहाँ पे होगा इसके बारे में देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपको 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक जितने नंबर्स हैं वो आपको प्रिंट कराना है। तो इसके लिए आप ऐसा तो नहीं करेंगे बार बार लिखेंगे प्रिंट 1, फिर लिखेंगे प्रिंट 2, फिर प्रिंट 3, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। अगर यही नंबर 500 होते तो क्या 500 बार हम लोग प्रिंट 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 लिखते? नहीं लिखते। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे यूज होता है लूप, कि आप एक बार लूप लगाइए और बता दीजिए आपको कहाँ तक लूप चलाना है, वहां तक 500 बार आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जैसे हम एक छोटा सा केस लें कि हमें नंबर 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए हमारा आउटपुट, ये मुझे प्रिंट करवाना है। इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी? व्हाइल लूप लगा सकती हूँ। तो मेरा ये जो नंबर है वो शुरू कहाँ से होना चाहिए? 1 से, और खत्म कहाँ पे होना चाहिए? 5 पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक काउंट नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू लिख रही हूँ 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ व्हाइल लूप। अब मैं इस व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले जब भी आप व्हाइल लूप लगाते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? आप लिखते हैं कीवर्ड व्हाइल, उसके बाद जो भी कंडीशन होती है आप उसके बारे में लिखते हैं और उसके बाद लगाते हैं कोलन। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हाइल, अब कंडीशन क्या है कि मेरे को 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है। तो काउंट की जो वैल्यू है, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए और कोलन। तो ये कंडीशन जो मैंने लगाई है तो क्या होगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहां तक ये कंडीशन ट्रू होते जाएगी और 1 2 3 4 5 प्रिंट होता जाएगा। अब जैसे ये कोलन लगा, इसके बाद मैं एंटर करूंगी, तो अब मैं इस वाइल वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर आ चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो मैं प्रिंट काउंट की वैल्यू है इसको प्रिंट कराऊंगी, और इसके बाद ये जो काउंट है वो एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी मेरे वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली काउंट नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर वैल्यू थी क्या? 1। अब इसके बाद हम अगली लाइन ऑफ कोड में आए। अगली लाइन ऑफ कोड में लिखा है व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन सही है? डेफिनेटली सही है। 1 हमेशा 5 से छोटा होता है। ये कंडीशन जैसे ही आपकी ट्रू हुई, आप चले गए इस व्हाइल लूप के अंदर और यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया? आपका काउंट। तो यहाँ पे आ गया आपका 1। अब इसके बाद काउंट की वैल्यू क्या थी? काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1 हो गई। मतलब पहले काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 1 में प्लस 1 ऐड हो गया, अब मतलब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर से आपका लूप चला यहाँ पे। अब क्या कंडीशन हो गई? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ये बात ट्रू है। जैसे ये बात ट्रू हुई तो प्रिंट हो गया काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या थी? 2, तो 2 प्रिंट हो गया। अब फिर से काउंट की वैल्यू 2 के बाद बढ़ के क्या हो गई? अब हो गया काउंट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, अब हो गया 3। अब फिर से यहाँ पे लूप चला, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये बात सच है? सच है, बिल्कुल ट्रू है। जैसे ये ट्रू हुआ तो प्रिंट हो गया यहाँ पे काउंट। काउंट की वैल्यू थी 3, प्रिंट हो गया। अब फिर हम आए तो फिर प्लस 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई? 3 प्लस 1, अब हो गई 4। अब फिर से यहाँ पे लूप चला, काउंट की वैल्यू 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या सच बात है? सच बात है। तो 4 प्रिंट हो गया। अब फिर से काउंट की वैल्यू प्लस हो गई, तो काउंट इक्वल टू 4 प्लस 1, अब काउंट की वैल्यू हो गई है 5। अब हम वापस से इस कंडीशन में आए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल सच है। 5 5 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 5 हमारा प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ? काउंट की वैल्यू 5 प्लस 1 हो गई, अब काउंट की वैल्यू हो गई 6। तो फिर से लूप चला। अब जब फिर से लूप चला इस बार, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अब कंडीशन हो गई फॉल्स, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई लूप रुक गया और नंबर 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। 6 इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से फ्लो होता है प्रोग्राम का और इस तरीके से काम करता है व्हाइल लूप। राइट, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू व्हाइल लूप। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 से 50। तो 1 से 50 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें आपको इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं सारे।
अब इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, राइट? तो अब इसके लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा। अब कोड कैसे लिखें? तो सबसे पहले हम लोगों को 1 से 50 तक जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगी num इक्वल्स टू 1 से 1 जिसके अंदर मैं असाइन करूँगी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग नंबर 1 होना चाहिए। अब ये लूप कहाँ तक चलाना है? 50 तक चलाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, अब कंडीशन लगाएँगे कि आपको कहाँ तक लूप चाहिए। तो हम लोगों को ये लूप कहाँ तक चाहिए? num इज़ लेस देन इक्वल टू 50 मतलब 50 तक हमारा जो लूप है num इज़ लेस देन इक्वल टू 50 यहाँ तक हमारा लूप जो है वो चलना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? चलो लूप तो यहाँ तक अगर 50 तक चल गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। मुझे वही नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। तो अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक-एक नंबर को कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे अब व्हाइल लूप के अंदर इफ कंडीशन लगाएँगे ये चेक करने के लिए कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इफ अगर नंबर 2 से डिविजिबल है मतलब मॉड्यूलस जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने पढ़ाया है आपको। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को और रिमाइंडर कंप्लीटली 0 आता है इसका मतलब वो इवन नंबर है। जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है। 4 हमको पता है इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है। इसको अगर जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 0 तो रिमाइंडर जहाँ पे भी 0 आ जाए कंप्लीटली डिविजिबल हो वैसा नंबर कहलाता है इवन नंबर। अब यही चीज़ अगर मैं 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 करूँ तो यहाँ रिमाइंडर कंप्लीटली 0 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली 5 वैसे भी एक ऑड नंबर है। तो हमने ये कंडीशन लगाई यहाँ पे। अब इस कंडीशन को लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट क्या कराना है हमको? नंबर प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट नम और इसके बाद क्या करना होगा? इंक्रीमेंट हमको यहाँ पे करना होगा नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। मैं रन कर रही हूँ कोड को। जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए 2 से लेके 50 के बीच में 1 से लेके 50 के बीच में सारे वो नंबर्स आ चुके जो कि कैसे नंबर्स हैं? जो कि इवन नंबर्स हैं। कोड का फ्लो क्या होगा? इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारा num इक्वल्स टू 1 नाम का एक वेरिएबल था। व्हाइल लूप लगाए यहाँ पे मतलब लूप चलता जाएगा। पहली कंडीशन क्या आ रही है? num इज लेस देन इक्वल टू 50 तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 50 क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम इस ये जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई हम इसके अंदर आए तो हमको मिली इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या लिखा है कि 1 को अगर मैं क्या 2 से डिवाइड करूंगी तो कंप्लीटली 0 रिमाइंडर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये कंडीशन इफ वाली क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जैसे इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई हम कहाँ आ गए? हम इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं गए, हम सीधा आ गए यहाँ पे नम के पास। अब नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 है तो पहले नम की वैल्यू 1 थी, अब नम की वैल्यू नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब हो गई 2। अब जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे वापस से क्या होगा? वापस से यहाँ पे लूप चला। अब जैसे यहाँ पे वापस से लूप चला तो क्या हुआ? अब कंडीशन आ गई व्हाइल लूप के अंदर हमारे 2 इज लेस देन इक्वल टू 50 क्या ये बात सही है क्या? 100% ये बात सही है। तो ये व्हाइल कंडीशन हो गई ट्रू। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये व्हाइल कंडीशन ट्रू हुई हम आ गए व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप के अंदर हम गए इफ के पास। इफ में क्या कंडीशन लिखी थी कि अगर 2 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? तो ये कंडीशन कैसी हो गई? ट्रू हो गई। जैसे ही इफ कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो अब हम लोग घुसेंगे इफ के अंदर। जैसे ही हम इफ के अंदर गए तो यहाँ पे प्रिंट नम था तो यहाँ पे 2 हमारा प्रिंट हो गया। अब वापस से नम की वैल्यू नम प्लस 1 3 हो गई, राइट? तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम का फ्लो चलता जाएगा। जहां-जहां पे कंडीशन 4 कंप्लीटली डिविजिबल है तो 4 प्रिंट हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया अप टू 50 तक। तो इस तरीके से रन करता हमारे इस प्रोग्राम का कोड। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाइल लूप के अंदर अगर हम लोग इफ एल्स लगाते हैं तो क्या होता है। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? यू आर टास्क्ड विद अ वैलिडेटिंग यूजर इनपुट। आपको यूजर से इनपुट लेना है उसके ईमेल एड्रेस का, उसकी मेल आईडी जो है हमको यूजर को बोलना है कि आप अपनी मेल आईडी डालिए। अब जैसे ही मेल आईडी डालेगा तो हमको लगाना है यहाँ पे व्हाइल लूप और हमें ये चेक करना है कि देखो कोई भी आप मेल आईडी बनाओ। जैसे मान लो एक मेल आईडी है swati@gmail.com, ठीक है? आप कोई भी मेल आईडी बनाओ swati@gmail.com या swati123@gmail.com। आप कोई भी मेल आईडी बनाओ, आप कुछ भी सामने का एड्रेस अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना एट द रेट और डॉट, ये तो हमेशा सिंबल किसी भी मेल आईडी के अंदर होगा ही होगा, राइट? तो हमको क्या करना है, यूजर से हम लोगों को इनपुट लेना है मेल एड्रेस का। यूजर अपना मेल आईडी डालेगा, उस मेल आईडी में हमको चेक करना है कि एट द रेट और डॉट है या नहीं। अगर एट द रेट और डॉट है तो इसका मतलब वैलिड मेल आईडी है। अगर एट द रेट और डॉट नहीं है जो यूजर ने मेल आईडी डाली है उसमें, तो हमको बोलना है कि ट्राई अगेन, फिर से यूजर आईडी डालिए, राइट? इसका अब हमको क्या करना है, कोड लिखना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे अभी हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेना है कि भाई तुम बताओ हमें कि तुम्हारी मेल आईडी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल नाम से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, और यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन ले रही हूँ, और यूजर को बोल रही हूँ एंटर योर मेल आईडी। ठीक है, तो यूजर हमें यहाँ पे इनपुट देगा, अपनी मेल आईडी डालेगा। गलती से कोलन लग गया, इसको हटा लेते हैं। अब जैसे यूजर अपनी मेल आईडी डालेगा तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना अब मेल आईडी सही है, या तो मेल आईडी सही होगी, या तो ट्रू होगी, या तो फॉल्स होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक कंडीशन अपने मन से मान के चलती हूँ कि फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ वैलिड मेल नाम से, वैलिड ईमेल नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देती हूँ कि ये तो फॉल्स है। ठीक है, अब क्या करना है, वाइल नॉट वैलिड ईमेल, ये कंडीशन मैंने बनाई। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ध्यान लगाना, यहां समझ आ जाएगा। देखो, यूजर ने एक इनपुट डाल दिया, अब वैलिड ईमेल नाम से मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं वैल्यू रख दी फॉल्स। वाइल मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, और कंडीशन में मैंने इस बार क्या लिखा, नॉट वैलिड, मतलब नॉट फॉल्स। ठीक है, नॉट फॉल्स क्या होता है, जो चीज फॉल्स नहीं है, जो गलत नहीं है, वो क्या होगा, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। इसका मतलब ये जो वाइल लूप है ये हमेशा आपका ट्रू रहेगा, राइट? जितने भी बार आपका वाइल लूप चलेगा यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी ट्रू, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो आपका बार बार लूप क्या करेगा, रन करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाई, अब मेरे को क्या चेक करना है, जो भी यूजर डालेगा इनपुट मेल आईडी, उसके अंदर एट द रेट का सिंबल है या नहीं, और उसके अंदर डॉट का सिंबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इफ कंडीशन और चेक करूंगी कि इफ एट द रेट सिंबल लगाऊंगी, ये मेरे ईमेल आईडी के अंदर है या नहीं। तो इन एक नाम से हमारे पास कीवर्ड होता है, ये जो चेक करने के लिए काम आता है कि कोई वैल्यू, कोई सिंबल इसके अंदर है या नहीं। तो एट द रेट इन, एंड यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, एंड ऑपरेटर भी मैंने पढ़ाया है, डॉट, डॉट इसके अंदर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट। ठीक है, डॉट, ओके। अब इन ईमेल, इन यहां से कीवर्ड यूज होता है, तो हम इसका, इस लाइन का मतलब ये होता है कि एट द रेट सिंबल इस मेल के अंदर है या नहीं, इसलिए मैंने इन लगाया। और डॉट भी है या नहीं, तो और मतलब एंड ऑपरेटर, एंड लगाया। डॉट इस मेल के अंदर है या नहीं, इसके लिए इन कीवर्ड को यहाँ पे लगाया गया है। अब इसके बाद में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे कि आपका मेल एड्रेस जो है वो वैलिड है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे योर ईमेल आईडी इज वैलिड। ठीक है, ये प्रिंट करवा देंगे। लेकिन और उसके बाद में वैलिड मेल की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, वैलिड मेल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, मतलब लूप यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, मान लो अगर जो यूजर ने हमें सिंबल डाला है उसके अंदर ना तो एट द रेट है ना तो डॉट है, तो एल्स कंडीशन में आ जाएंगे, और एल्स कंडीशन में आके प्रिंट करा देंगे योर मेल आईडी इज नॉट वैलिड, ट्राई अगेन, फिर से तुम ट्राई करो। और किसी चीज को अगर आपको ट्राई अगेन कराना है, अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी लूप की। यहाँ पे फिर से हम लोग मेल एड्रेस जो है इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईमेल इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे इनपुट में क्या जाएगा, प्लीज एंटर योर मेल आईडी। मैं रन करके दिखाती हूँ इसको। ओके, अभी एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट मिसिंग था और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ था। तो देखो, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है एंटर योर मेल आईडी। तो सबसे पहली जो मैं मेल आईडी डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ स्वाति 123 @
gmail.com और मैं इसको एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, योर मेल आईडी इज वैलिड। ये लूप अब मेरा जो है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो अब इस चीज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स हमारा लूप यहाँ पे रन कर रहा है, क्योंकि वैलिड ईमेल जो है हमेशा मेरा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मेल है यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आपका यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, हर बार ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, इसलिए ये मेल मेरा इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, राइट। तो जो मैंने आपको बताया था कि कोड में भी मैं दिखाऊंगी कि कोई मेल इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाली swati123@gmail.com, हम यहाँ पे आए, वैलिड ईमेल के पास क्या था, फॉल्स लिखा हुआ था। अब वाइल नॉट वैलिड ईमेल, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस इफ कंडीशन के पास गए। अब इसने चेक किया कि मेरे ईमेल में @ था क्या, तो था, मैंने दिया था। .com भी मैंने लिखा हुआ था, तो डॉट भी था। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, अब योर मेल इज वैलिड, योर मेल इज वैलिड, ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रन करेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे जितने भी बार आप यहाँ पे लिखोगे, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, वैलिड ईमेल नाम से इसको कर देती हूँ, वैलिड ईमेल इक्वल्स टू ट्रू। तो अब देखो ये जो मेरा लूप है वो कितने बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम से इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, क्योंकि हर बार कंडीशन क्या हो रही है, हर बार कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, राइट। तो इस तरीके से वाइल लूप मल्टी इनफाइनाइट टाइम्स भी चल सकता है, लेकिन जैसे आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स चलाओगे ना, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, राइट। अभी जैसा मेरे साथ हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो इस केस में हमारी फाइल जो है वो मल्टीपल टाइम्स वर्क करेगी, ये रुकेगा ही नहीं, मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीपल इनफाइनाइट टाइम्स मेरा वाइल लूप चल रहा है। तो इस केस में क्या करना, अगर आप भी ट्राई करके देखना चाहते हो कि इनफाइनाइट टाइम्स चलता है या नहीं, तो ट्राई जरूर करके देखना, लेकिन अब वो इतने बार चलने लगेगा कि वो रुकेगा ही नहीं, बार 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 बार। देखो यहाँ कितने बार लिखा है, दिस मेल इज वैलिड वैलिड वैलिड, इतना बड़ा कर्सर आ गया है। तो इस केस में क्या करना, एक फाइल को बंद करना, फिर से नई फाइल बना के शुरू कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स आपका भी क्या चल रहा है, मेल यहाँ पे लूप चल रहा है, राइट। अब मैं इसको क्या करती हूँ, आपको इनफाइनाइट टाइम्स करके तो मैं दिखा दी, अब मैं इसको वापस से नया कोड करके दिखाती हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो अब मैंने यहाँ पे उस कोड में थोड़े से चेंजेस किए ताकि ये इनफाइनाइट टाइम्स ना चले। तो मैंने यहाँ लिखा है ईमेल इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे हम मेल एड्रेस लेंगे। इनवैलिड मेल्स में अब मेल नाम से हम वेरिएबल बनाएंगे, उसको फॉल्स रखेंगे। और वाइल नॉट वैलिड मेल, यानी कि नॉट फॉल्स, इसका मतलब लूप क्या होगा, हमेशा कंडीशन ट्रू होगी, तो ये मल्टीपल टाइम्स चल सकता है। अभी हमने देखा इनफाइनाइट टाइम्स चला। इसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, जिसमें @ और डॉट इस मेल में है या नहीं, ये चेक करना है। इसके बाद पहले में मैंने क्या किया था, वैलिड लिखा था, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा था मेल, तो इसके कारण ये इनफाइनाइट टाइम्स चल जा रहा था। अभी मैंने इसको करेक्ट करके वैलिड ईमेल इक्वल्स टू ट्रू यहाँ पे किया है। इसके बाद यहाँ पे एल्स कंडीशन सेम एज इट इज है, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर मेल एड्रेस, राइट। अब यहाँ पे मैं एक मेल एड्रेस डालती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेल एड्रेस डालती हूँ, लेट्स सपोज swati@gmail.com, और एंटर करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये मेल एड्रेस डाला तो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया मेल एड्रेस वैलिडेशन पास्ट, यानी कि सही था। तो हुआ क्या, मैंने इनपुट के अंदर लिखा swati@gmail.com। अब यहाँ पे हम आए वैलिड मेल के पास, कंडीशन फॉल्स थी। अब वाइल लूप क्या है, पास आए, तो वाइल नॉट फॉल्स, तो जो चीज फॉल्स नहीं है वो क्या है, ट्रू। इसका मतलब वाइल लूप क्या हो गया आपका, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये वाइल लूप यहाँ पे वर्क किया। अब जैसे ये वाइल लूप ट्रू हो गया, हम इसके अंदर आए, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि @ और इन है या नहीं इसमें, तो हमारे में चेक किया गया @ था इसमें, और डॉट जो है वो भी इसके अंदर था। तो जैसे ये चीज सही हुई, तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया वैलिड, यहाँ पे प्रिंट हो गया ईमेल एड्रेस वैलिडेशन पास्ट। अब उसके बाद क्या होगा, वैलिड ईमेल इक्वल्स टू ट्रू हो गया। अब जैसे ये वैलिड ईमेल ट्रू हो गया, तो फिर से यहाँ पे लूप चला। अब की बार जब लूप चला तो ये वाइल लूप था, अब वाइल नॉट ट्रू आ गया। तो जो चीज ट्रू नहीं है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब अब वाइल की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और जैसे ही वाइल फॉल्स हुआ, हमारा लूप रुक गया, राइट। जब हमारा लूप नहीं रुक रहा था तब क्या हो रहा था, इनफाइनाइट टाइम्स चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब हमारा लूप यहाँ पे रुक चुका है। एक बार और इसको रन कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं। मान लो इस बार मैं डालती हूँ स्वाति @ नहीं लगाती, मैं सिर्फ लिख देती हूँ .com।
और मैं इसको रन करती हूँ। तो देखो क्या हुआ इस बार? अब क्या हुआ इस बार कि हमने एक ईमेल डाला, जिस ईमेल में मैंने लिखा स्वाति और यहाँ पे लिखा डॉट कॉम, ईमेल मैंने लगाया ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, वैलिड ईमेल की वैल्यू फॉल्स थी। जैसे ये वैल्यू फॉल्स हुई तो व्हाइल के अंदर व्हाइल जो वैल्यू फॉल्स नहीं है वो क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, नॉट, क्या हो गया? नॉट फॉल्स, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई ट्रू। इसका मतलब व्हाइल लूप चल गया। अब व्हाइल लूप के अंदर जैसे ही आए तो इफ कंडीशन को हमने देखा, तो इफ कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये तो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एट द रेट नहीं है। व्हाइल कंडीशन जैसे ही हमारी फॉल्स हो गई, हम आ गए इस एल्स के पास। जैसे ही हम इस एल्स के पास आए तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड मेल एड्रेस फॉर्मेट, प्लीज ट्राई अगेन। और प्लीज ट्राई अगेन के बाद वापस से हमसे ये मेल आईडी पूछने लगा, अब फिर से आप अपनी मेल आईडी डालिए। अब मान लो इस बार मैं डाल देती हूँ स्वाति और डाल देती हूँ बस जीमेल। अब एंटर करती हूँ तो फिर से वही चीज़ हुई, गलत हो गया। अब जब तक मैं अपनी मेल आईडी सही यहाँ पे नहीं डाल देती, तब तक ये मेरा लूप में मेरे को बार-बार पूछता जाएगा। जैसे ही मैंने सही डाला तो आ गया ईमेल एड्रेस वैलिडेशन पास्ड। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। एक बार आप लोग भी ज़रूर इस क्वेश्चन को खुद से ठंडे दिमाग से बैठ के इस क्वेश्चन को जुपिटर नोटबुक खोलना, खुद से कोड करना। ये क्वेश्चन अगर बना लोगे तो व्हाइल लूप, इफ एल्स सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट में भी बताना कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो भी बता देना। वी विल प्रोवाइड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेसिकली डेटा क्यूरियस माइंड्स में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की डेटा क्यूरियस माइंड में है एलएलएम। इसका मतलब क्या होता है? तो ये होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हम लोग रोज़ आए दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। गूगल ने एलएलएम बना लिया, ओपन एआई ने चैट जीपीटी बना लिया, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, राइट? तो इस तरीके की न्यूज़ हम लोग आए दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है इस एलएलएम के ऊपर में। इतने बड़े-बड़े कंपनीज़ जो हैं मेटा, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, तो इन पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहा है। और एआई का अगर हम लोग मार्केट देखें, देखो जहाँ जब मार्केट में पैसा रहेगा तभी हमें जॉब भी मिलेगा। तो अगर मैं एआई मार्केट की बात करूँ तो ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनका रेवेन्यू ही 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। इतना तो कई देशों की इकोनॉमी भी नहीं होती जितना इन कंपनीज़ का रेवेन्यू होता है। तो मार्केट में इतना ज़्यादा जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है इस जेन एआई पे, तभी हमारे लिए मौका मिल रहा है कि हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो पा रही है। अब जैसे लेटेस्ट हम लोग एग्जांपल देखें इसका, तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक ऐसा एलएलएम प्रिपेयर कर रहा है जो कि गूगल और ओपन एआई से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फॉर एग्जांपल एलएलएम जो होता है, चैट जीपीटी जो है, ये भी एक एलएलएम है। क्योंकि यहाँ पे आप जाते हैं, आप चैट जीपीटी के साथ चैट कर सकते हो। आप चैट जीपीटी को ये बोल सकते हो कि आप मेरे लिए एक ईमेल लिख दो, आप मेरे लिए स्टोरी लिख दो। आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, बिल गेट्स कौन है आप ये जानना चाहते हैं, तो व्हाट हू इज़ बिल गेट्स आप सर्च करते हैं, आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है। तो जब इतना बड़ा डेटा होता है ना एक एलएलएम का, तो 500 बिलियन पैरामीटर्स, आप समझ पा रही हैं कितना बड़ा डेटा है, ये पैरामीटर्स है। तो जो चैट जीपीटी है बेसिकली 3.8 बिलियन पैरामीटर्स के हिसाब से ट्रेन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हम इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एलएलएम बनाएंगे। अब 500 बिलियन पैरामीटर्स, आप दुनिया की कोई भी चीज पूछेंगे आपको एलएलएम उससे जनरेट करके दे देगा। और इसीलिए एलएलएम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो एलएलएम होते क्या हैं? एलएलएम होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंसानों की तरह टेक्स्ट को समझ जाते हैं और जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ मेरे को ऐसे लिख के दे दो, तो एक इंसान भी मेरे को ऐसे लिख के दे देगा। लेकिन वही काम है जो एक मशीन भी कर रही है। आप ऐसे जनरेट करा लो स्टोरीज, क्वेश्चन, आंसर्स, इवन आप चैट भी करना चाहें एक इंसान की तरह, तो आप एक एलएलएम के थ्रू चैट कर सकते हैं। एलएलएम, चैट जीपीटी सब लोग यूज़ किए होंगे, तो सबको पता है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी भी आपका एक एलएलएम है। अब इस एलएलएम को बनाने के लिए क्या एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं? तो आज की डेट में एज़ अ डेटा साइंटिस्ट आप किसी इंडस्ट्री में जाएँगे तो आपको मशीन लर्निंग तो आना ही चाहिए, लेकिन ये जो एलएलएम्स होते हैं, बड़े-बड़े जो एआई मॉडल्स बनते हैं, उसके लिए जो एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं वो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क में भी कौन-सा? आरएनएन आपका यूज़ होता है इस तरीके के चैट रिलेटेड आपके एलएलएम्स को प्रिपेयर करने के लिए।
तो आरएनएन होता क्या है? आरएनएन ना एक स्मार्ट डिटेक्टिव की तरह है, राइट? जैसे मान लो आप एक किताब पढ़ रहे हो, तो आप उस किताब का एक प्लॉट अंडरस्टैंड करते हो, एक-एक लाइन पढ़ते हो, तब जाके पूरा जब आप पूरे पेजेस खत्म कर देते हो, तब आपको कहानी का अर्थ जो मीनिंग है स्टोरी का वो समझ में आता है। तो ठीक इसी तरीके से आरएनएन भी ऐसे ही काम करता है, जैसे आप चैट जीपीटी में बहुत बड़ी 5 लाइन लिख दिए, तो वो क्या करेगा, एक-एक सेंटेंस को, एक-एक वर्ड को एक-एक बार लेगा और ना सिर्फ वो लेगा, बल्कि वो जो पहला वर्ड उसने लिया है, उसको वो याद भी रखेगा। इट कीप्स अ मेमोरी ऑफ अ हिडन स्टेट। और उसके बाद आरएनएन क्या करता है, टेक्स्ट जनरेशन हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो या सेंटिमेंट एनालिसिस हो, आगे चल के आप भी जब इंडस्ट्री में जाओगे, तो आप अगर एलएलएम में काम करोगे, आपको डीप लर्निंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ ही आरएनएन के अलावा एलएसटीएम नाम से लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम से एक अलग एल्गोरिदम यूज़ होता है। जीआरयू मतलब गेटेड रिकरेंट यूनिट्स। बर्ट, ये जो गूगल हम सुन रहे हैं कि बर्ट बना रहा है गूगल, जो कि एक जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर है। और चैट जीपीटी का जीपीटी तो हम लोग सबने सुना है, ये भी एक एलएलएम है जो कि ओपन एआई ने बनाया है। तो बेसिक बात बताने का मतलब ये है कि अगर आप डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे चल के एलएलएम कैसे काम करता है, जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स हमें आना चाहिए। कमिंग टू द क्वेश्चन, जैसा मैं कहती हूँ कि एक क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगी, नाम यहाँ पे हाइलाइट नहीं करेंगे ताकि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूट्यूब कमेंट्स में आके अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, नमस्ते मैम, आई एम बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, टियर 3 कॉलेज। इन माय कॉलेज नो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट एंड लर्न फ्रॉम यू। सो हाउ टू गेट अ जॉब, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए, अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से हैं, तो अच्छी बात तो ये है कि आपका मैथ्स कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको डेटा साइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसके लिए। अब देखो, बहुत सारे लर्नर्स ना ऐसे होते हैं जो टियर 2-3 सिटीज़ के कॉलेजेस से आते हैं, राइट? तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो इस चीज़ को सोच के अपना मोटिवेशन डाउन मत करो कि मैं तो टियर 3 कॉलेज से हूँ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कॉलेज में मैं समझ सकती हूँ कि टियर 2-3 के कॉलेजेस में इतने प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ नहीं आती है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ कैंपस आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको डेटा साइंस की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, फीचर इंजीनियरिंग, ईडीए, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। फिर चाहे आप टियर 3 से आओ, 4 से आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट है स्किल्स। जिस दिन इंटरव्यूअर के टेबल में बैठोगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितने छोटे या बड़े शहर या कितने छोटे या बड़े कॉलेज से आए हो। आपने क्या स्किल्स पे काम आता है, उसी पे बेसिकली जजमेंट लिया जाएगा। तो एक कंप्लीट रोड मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे द आई स्किल के, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और इस चीज़ को लेके घबराइए मत। अगर आपके पास स्किल्स है, तो आपके कॉलेज में कंपनी नहीं भी आ रही है, तो ऑफ कैंपस इन डिमांड रोल है डेटा साइंस का। कॉम्पिटिटिव भले ही मार्केट हो सकता है, लेकिन मार्केट में नीड बहुत ज़रूरी है एक अच्छे टैलेंट की, राइट? इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हों, और हाँ, जो भी कंपनीज़ द आईस्किल का प्लेटफ़ॉर्म, जैसा आपने बोला अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो आईस्किल का प्लेटफ़ॉर्म खुद काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड है। हमारे पास जो भी कंपनीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे हायरिंग है, कहाँ-कहाँ पे हायरिंग है, कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप ये भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ द आईस्किल के इंस्टाग्राम पेज पे। और इसके साथ ही अगर आप मेरे साथ, निशांत भैया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो द आईस्किल डॉट फाउंडर्स पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कंपनीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, वो पोस्ट और स्टोरीज़ के थ्रू आपको पता चलता रहता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिना हिचकिचाए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नोट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।